हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। तो इतिहास जानने के मुख्य दो साधन हैं, कौन कौन से? पहला पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे इनमें अभिलेख हो गए, शिलालेख, स्तंभलेख और सिक्के हो गए, और प्राचीन भवन या स्मारक और खुदाई से प्राप्त वस्तुएं जैसे औजार, बर्तन, मूर्तियां आदि शामिल हैं। ये भौतिक अवशेष होते हैं। और दूसरा स्रोत कौन से हमारे इतिहास जानने के? साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। इनमें क्या होते हैं? इसमें धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण और त्रिपिटक, ठीक है। और धर्मेंद्र वो क्या कहते हैं? धर्मेंद्र साहित्य जैसे अर्थशास्त्र हो गया और राजतरंगिणी हो रही। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? हमारे चाणक्य जी ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। और विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे मेगस्थनीज और फायान के यात्रा वृत्तांत, ठीक है। मेगस्थनीज ने क्या लिखी? इंडिका। तो प्राकृतिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हमारे हो गए इतिहास जानने के साधन। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के औजारों मतलब पत्थरों के औजारों की क्या विशेषताएं थी? तो देखिए क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में औजार कैसे होते थे? औजार बड़े, बेडौल और अपरिष्कृत होते थे। बेडौल मतलब टेढ़े मेढ़े, ठीक है। और इनका उपयोग मुख्य रूप से काटने, खोदने और शिकार करने के लिए होता था, जैसे हस्तकुलाड़ी और बिदाड़ी। मध्य पाषाण के हथियार कैसे थे? औजार छोटे हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ये अधिक नुकीले और ज्यामितीय आकार के होते थे। ज्यामितीय आकार जैसे त्रिकोण, जो हमारे क्या त्रिभुज हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गए, ज्यामिति होती है हमारी। और इनका उपयोग तीर और भाले बनाने में किया जाता था। नवपाषाण काल में कहते थे औजार औजार पॉलिश किए हुए मतलब पॉलिश्ड होते थे, अधिक तेज और सुडौल तो होते थे। कृषि और पशु पालने के लिए आवश्यक औजार भी होते थे, जैसे कुल्हाड़ी होती थी और हंसिया, ठीक। ये कृषि मतलब इनमें नवपाषाण काल में कृषि के लिए भी औजार बनने लगे। अगला प्रश्न क्या देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में तीन तीन पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? कृषि इनका मुख्य आधार थी, जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल आदि की खेती होती थी। पशुपालन भी होता था, जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालते थे। और देश विदेश से व्यापार उन्नत अवस्था में था, जो वस्तु विनिमय वाटर सिस्टम पर आधारित था। मतलब रुपये रुपये नहीं चलते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? ये क्या करते थे? मातृ देवी मतलब स्त्री शक्ति की पूजा करते थे, जो उर्वरता की देवी थी। और पशुपति महादेव जो शिव के आदि रूप है, उनकी पूजा भी करते थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रकृति पूजा करते थे ये लोग, पीपल, वृक्ष, जल, अग्नि। और पशुओं की पूजा करते थे, जैसे कुगड़ वाला बैल, ठीक जी। और आगे देखो नगरीय व्यवस्था क्या थी। नगर जाल पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और सुनियोजित जल निकास प्रणाली होती थी, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियां यहाँ की बहुत अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ सड़कें और नालियां ढकी होती थी। नगर दो भागों में बटे थे। पहले कौन कौन से भाग? दुर्ग, गढ़ी कहते थे जिसे, और निचला नगर, जो विशिष्ट नियोजन को दर्शाता है। और अगला प्रश्न देखिए हमारे क्या है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक किससे संबंधित है, वर्णन कीजिए। तो देखिए त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तीन मुख्य आधार हैं, ठीक। कौन कौन से आधार हैं देखिए। पहला है हमारे बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या जिनने बौद्ध धर्म हमारा बनाया, भगवान बुद्ध हमारे, ठीक है। और दूसरा धम्म या धर्म, जो बुद्ध के उपदेश आते हैं इसके अंतर्गत। और तीसरा है हमारा तीन रत्नों में संघ, इनमें कौन आते हैं? बुद्ध के अनुयायियों को समुदाय। और अष्टांगिक मार्ग क्या है देखिए, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो 8 नियम बताए, उन्हें आर अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, कौन कौन से मार्ग देखिए अष्टांगिक मार्ग में। पहला है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सही दृष्टिकोण रखना, संसार के शब्दों को समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट थॉट, शुभ विचार रखना, अहिंसा और करुणा का भाव रखना। और तीसरा है सम्यक वाक मतलब राइट स्पीच, इसमें झूठ, चुगली और कठोर वचन से बचना। और चौथा है हमारा सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, अच्छे कार्य करना, हिंसा, चोरी आदि से बचना। पांचवा है सम्यक आजीविका मतलब राइट लिवलीहुड, लाइवहुड, ठीक है। इसमें क्या होता था? ईमानदारी से जीवन यापन करना।
और छठा है हमारा सम्यक प्रयास मतलब राइट एफर्ट, बुराइयों को त्यागना और अच्छाइयों को अपनाने का प्रयत्न करना। और सातवां है हमारा मार्ग सम्यक स्मृति मतलब राइट माइंडफुलनेस, इसमें क्या होता है मन और विचारों को नियंत्रण रखना, सचेत रहना। और आठवां क्या है मार्ग हमारा अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि मतलब राइट कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग बताएं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग या पैमाने के अनुसार चपटी सतह पर बनाया गया चित्र या आरेखा ड्राइंग है। मानचित्र का उपयोग क्या होता है, देखो स्थान की जानकारी, यह किसी स्थान जैसे देश शहर पर्वत नदी की स्थिति और दूरी को जानने में मदद करता है। और देखो नियोजन और विकास, तो मानचित्र क्या करता है शहरी नियोजन, सड़क निर्माण और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को बनाने में सहायक होता है। और शिक्षण, ये छात्रों को पृथ्वी की भौतिक राजनीतिक और विषयगत विशेषताओं को समझाने में मदद करता है। और मार्गदर्शन, यह यात्रियों को नाविकों और पायलटों को सही रास्ता खोजने और यात्रा की योजना बनाने में क्या करता है मदद करता है। और देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। तो क्या है अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। ये काल्पनिक और समांतर रेखा होती हैं। ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के समांतर होती हैं और उत्तर तथा दक्षिण में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं। और भूमध्य रेखा को क्या 0 डिग्री माना जाता है। इसके उत्तर में 90 डिग्री नॉर्थ तक और दक्षिण में 90 डिग्री साउथ तक कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और एक भूमध्य रेखा है, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 181 अक्षांश रेखाएं हो गई हैं। और अगला है प्रमुख अक्षांश रेखाएं, देखो कौन कौन सी हमारी इसमें, तो भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री होती है। और कर्क रेखा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा देखो हमारी है कितनी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और आर्कटिक वृत्त है जो, ठीक है, जो ऊपर की तरफ होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो अंटार्कटिक वृत्त जो सबसे नीचे है तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। तो इन रेखाओं से क्या होता है, अक्षांश रेखाओं से हमारा जलवायु क्षेत्रों के निर्धारण होता है, ठीक है। और आगे देखो कौन है हमारे देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स। तो देशांतर रेखाएं क्या है, पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं या अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। ये भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं और पूर्व पश्चिम दिशा में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं, ठीक है। और ग्रीनविच लंदन से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं मतलब प्राइम मीडियन या मानक समय रेखा, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। और इस रेखा के पूर्व में 180 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है, और पश्चिम में 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, ठीक है, तक कुल कितनी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इनका उपयोग मुख्य रूप से समय निर्धारण मतलब टाइम कैलकुलेशन और स्थानों के पूर्व पश्चिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं वर्णन कीजिए। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, ठीक। तो महाद्वीप है उनका देखो संक्षिप्त वर्णन देखिए। पहला है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ नेपाल में, यह सभ्यताओं का उद्गम स्थल है। और दूसरा है अफ्रीका, दूसरा सबसे महाद्वीप अफ्रीका है, यहाँ से कर्क मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान और नील नदी यहीं पर है। और तीसरा है उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, तीसरा सबसे महाद्वीप, इसमें कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको जैसे देश हैं। और चौथा है हमारा दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और सबसे बड़ी अमेजन नदी का घर है। पांचवा है अंटार्कटिका, ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है, तो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और छठा है यूरोप, ये छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये एशिया का ये एशिया से यूराल पर्वत तक अलग होता है, ये तकनीकी और औद्योगिक विकास का केंद्र रहा है। सातवां है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन एशिया है और सबसे छोटा क्या हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो जिसे अक्सर द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। इसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी आदि देश शामिल हैं। और देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक। तो हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, इनका नाम लिखिए और क्या इससे हिमालय से होने वाले लाभ भी हमें बताने हैं। तो देखिए क्या है, तो हिमालय को मुख्य रूप से तीन समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, श्रेणी के नाम देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर वृत्त या महान हिमालय हिमाद्री, ये सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रृंखला है। दूसरा है मध्य या लघु हिमालय हिमाचल, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और यहाँ प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला नैनीताल है। और तीसरा है बाह्य हिमालय शिवालिक,
ठीक, ये क्या सबसे दक्षिण में सबसे नई श्रृंखला है। देखिए हिमालय से होने वाले लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो जलवायु का नियंत्रण, तो हिमालय ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिससे देश में अनुकूल जलवायु बनी रहती है और मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। और दूसरा है हमारा सदाबहार नदियों का स्रोत, यह गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है, जो पूरे उत्तर भारत को जल प्रदान करता है। वन और वन्य जीव, तो हिमालय घने वनों का भंडार है, जो बहुमूल्य इमारती लकड़ियों, जड़ी बूटियों और अनेक प्रकार के वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है। और चौथा लाभ क्या है हिमालय से, प्राकृतिक सुरक्षा, तो उत्तर की ओर से प्राकृतिक दीवार के रूप में देश की रक्षा करता है, ठीक, मतलब वहां से दुश्मन हमला नहीं कर सकता। और देखिए अगला क्या, देखिए हमारा प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया देखिए क्या है। सबसे पहले मतदाता सूची, तो राज्य चुनाव आयोग सबसे पहले पंचायत क्षेत्र के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासियों की मतदाता सूची तैयार करता है। नामांकन, तो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराते हैं। और चुनाव चिन्ह, फिर उम्मीदवारों को क्या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। चुनाव, तो चुनाव आवंटित किए जाते हैं, उसके बाद में निर्धारित तिथि होती है चुनाव की। तो ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड पंच और ग्राम प्रधान सरपंच प्रत्यक्ष रूप से इनके लिए क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। परिणाम, उसके बाद क्या होता है, मतगणना के बाद जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। कार्यकाल देखिए, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो ग्राम पंचायत के, जैसे प्रधान, ग्राम प्रधान, उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। तो सड़क पर यातायात के साधनों वाहनों की अधिकता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और शहरों की ओर पलायन के कारण व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता बढ़ गई है। दूसरा है आर्थिक उन्नति और क्रय शक्ति, ठीक, तो लोगों की आय बढ़ने के कारण वे दोपहिया और 4 पहिया वाहनों, निजी वाहनों में खरीदने में सक्षम हो गए हैं। और तीसरा बेहतर सड़क नेटवर्क, तो सड़कों का निर्माण और सुधार होने से लंबी दूरी की यात्रा और परिवहन सुगम हो गया, जिससे वाहनों का उपयोग बढ़ा है। और तीसरा है सुविधा और गति, तो सड़क परिवहन घर घर तक सेवा, डोर टू डोर सर्विस प्रदान करता है और अन्य साधनों जैसे रेल की तुलना में अधिक लचीला है और इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। और सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता, तो कई क्षेत्रों में कुशल और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं, जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया और ट्रेन हो गया, ठीक है, तो इनकी कमी के कारण लोग निजी वाहनों पर निर्भर हैं। आज 2017 पर देखिए, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा गैलेक्सी अरबों तारों, धूल और गैसों का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है ना, तो उसे मंदाकिनी कहते हैं, क्या, मिल्की वे। यह सर्पिलाकार स्पाइरल होती है, स्पाइरल आकार की है, ठीक, हमारी मंदाकिनी। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। तो प्राचीन इतिहास का ज्ञान मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 स्रोत से होता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इनमें खुदाई में मिले अवशेष जैसे बर्तन, औजार, मूर्तियां और अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख तथा सिक्के आदि शामिल है, ये भौतिक साक्ष्य होते हैं। और दूसरा स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत, लिटरेसी सोर्सेज, इसमें धार्मिक साहित्य, वेद पुराण, रामायण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ और धर्मेतर साहित्य मतलब धर्म से इतर साहित्य, जैसे इनमें कहानियां होती है, नाटक हो गया और आत्मकथाएं, और जो मतलब जो धर्म से संबंधित नहीं है वो वाली हमारी रचनाएं हो गई, वो शामिल हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण भी इसी के अंतर्गत आते हैं साहित्य के स्रोत में। अगला प्रश्न हमारा, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए नगर निगम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। इसके कार्य कौन कौन से नगर निगम के, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य, तो शहर की सफाई करना, कूड़ा करकट हटाना और जल निकासी मतलब ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करना इसका काम है। आधारभूत संरचना जैसे सड़कों का निर्माण, मरम्मत और स्ट्रीट लाइट मतलब प्रकाश की व्यवस्था करना भी नगर निगम का काम है। जल आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना भी नगर निगम का काम है, ठीक है। और शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, तो प्राथमिक विद्यालय खोलना, चलाना और अस्पतालों और अवधानियों की व्यवस्था करना शहर में नगर निगम का कार्य है। अभिलेखन जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया और विवाह पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन भी नगर निगम का काम है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा का आर्थिक जीवन देखिए क्या था, कृषि, तो हड़प्पा में क्या था, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और कपास मुख्य फसलें थी। पशुपालन, बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली
प्रमुख पालतू पशु थे हड़प्पा सभ्यता के। व्यापार तो आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था, जो वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम पर आधारित था। मतलब व्यापार करते थे तो मुद्रा वगैरह नहीं चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। और धार्मिक जीवन देखिए, माता देवी की पूजा तो हड़प्पा के लोग धरती की उर्वरता देवी को देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। कौन की? माता देवी की। और पशुपति महादेव तो एक मोहर पर अंकित तीन मुख वाले देवता जिन्हें शिव का आदि रूप माना जाता है, उनकी पूजा प्रचलित थी। प्रकृति पूजा तो वृक्ष पूजा विशेषकर पीपल और जल पूजा का प्रचलन था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जैव मंडल क्या है? तो क्या है जैव मंडल? बायोस्फीयर। जैव मंडल देखिए क्या है, जैव मंडल हमारा पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मतलब जमीन, लिथोस्फीयर, जल मतलब हाइड्रोस्फीयर और वायु मतलब एटमॉस्फेयर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। ये पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल और जलमंडल के निचले स्तरों तक फैला हुआ है। तो जैव मंडल में ही सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यातायात के साधन किसे कहते हैं? तो यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन माध्यमों या वाहनों को कहते हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों, वस्तुओं और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो यातायात के मुख्य रूप से तीन साधन होते हैं। पहला है स्थल मार्ग मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें सड़क, रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और मेट्रो मार्ग। और जल मार्ग देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें नदियों के मार्ग भी आ जाते हैं, समुद्री मार्ग भी आ जाते हैं। ठीक है। वायु मार्ग देखिए एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न हमारे क्या है, भारत में संसदीय सरकार है, इसका कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में संसदीय सरकार मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इस कथन का क्या अर्थ है? भारत में शासन की वह प्रणाली अपनाई गई है जहाँ कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सीधे विधायिका लेजिस्लेचर या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्य बिंदु देखिए, दोहरी कार्यपालिका तो भारत में क्या है, यहाँ पर एक नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति और एक वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। विधायिका में से कार्यपालिका देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो हमारे संसद में किस किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। और सामूहिक उत्तरदायित्व देखिए, मंत्रिपरिषद तब तक की सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मेजोरिटी प्राप्त होता है। ठीक है, लोकसभा में विश्वास होते ही सरकार गिर जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत से क्या लाभ है? तो देखिए क्या लाभ है हमारे हिमालय पर्वत से। तो हिमालय पर्वत भारत के लिए एक विशाल प्राकृतिक देन है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है जलवायु नियंत्रक, ये उत्तर से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोककर उत्तर भारत को पाले से बचाता है। और क्या करता है? मानसून पवनों को रोककर भारत में पर्याप्त वर्षा कराता है। सदाबहार नदियों का स्रोत, तो हिमालय क्या है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी सदाबहार नदियों का उद्गम स्थल है जो सिंचाई और पेयजल के लिए जल प्रदान करती हैं। दूसरा प्राकृतिक सुरक्षा, ये उत्तर की और एक विशाल प्राकृतिक दीवार के रूप में देश की रक्षा करता है। ठीक है, मतलब दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता उत्तर की तरफ से। वन संपदा और पर्यटन, ये बहुमूल्य लकड़ी, जड़ी बूटियों का भंडार है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, अच्छी नागरिक के 4 गुण लिखिए। तो कौन कौन से अच्छे गुण है हमारे नागरिक के? तो एक अच्छे नागरिक में निम्नलिखित 4 प्रमुख गुण होना चाहिए। पहला देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव, तो अपने देश, संविधान और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और देश के प्रति प्रेम रखना हमारा अच्छे नागरिक का गुण है। कर्तव्यों का पालन, संविधान द्वारा सौंपे गए सभी सामाजिक और नागरिक के कर्तव्य जैसे मतदान करना और कर चुकाना, इनका ईमानदारी से पालन करना। कानून का सम्मान, देश के नियमों और कानून का पालन करना तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। ठीक है। और सहनशीलता और सहयोग, तो अन्य नागरिकों के प्रति सहनशील होना, उनकी संस्कृति का सम्मान करना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सक्रिय योगदान देना। तो ये हमारे अच्छे नागरिक के 4 गुण हो गए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। कौन कौन से? कुशीनगर, सारनाथ, कोणार्क और प्रयाग। ठीक है, तो देखिए स्थानों की पहचान और राज्य। तो कुशीनगर क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब अपना शरीर त्यागा था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। कोणार्क क्या है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये अपने क्या प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं उसके लिए विख्यात है। प्रयाग ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती नदियों के लिए संगम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुंभ लगता है। अब देखिए मैप में जानते हैं कुछ कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। ये देखो उत्तर प्रदेश में ये देखो कुशीनगर है, ये देखो प्रयागराज है, ये सारनाथ है, ये तीनों आसपास ही है। ठीक है। और उड़ीसा में कोणार्क ही है बिल्कुल बीच बीच में। ठीक, हमने जान ये 4 स्थान हो गए। तो हमें क्या करना था,
भारत का नक्शा बनाकर दर्शाना था। अब जिसको बनाना होगा वो उसने कर लिया होगा ये। और इतिहास, अब अगला प्रश्न देखिए 2018 पर, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हिस्ट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति इसका मतलब होता है ऐसा, हा मतलब निश्चित रूप से, और आस आस मतलब हुआ। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और समाजों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इतिहास हमें बताता है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ, उसने क्या सीखा और किन किन परिवर्तनों से गुजरा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए, लिखिए। तो आदि मानव होमो इरेक्टस से आधुनिक मानव होमो सेपियंस तक की विकास प्रक्रिया में हुए मुख्य शारीरिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला है खड़े होकर चलना, द्विपाद द्विपाद मतलब दो पैर पर चलना। आदि मानव पहले झुककर या चारों पैर पर चलते थे, जबकि आधुनिक मानव पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलते हैं, जिससे हाथ स्वतंत्र हो गए। मस्तिष्क का आकार, तो मस्तिष्क का आकार कपाल क्षमता मतलब खोपड़ी काफी बड़ा हो गया, जिससे सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता बढ़ी। जबड़े और दांत, जबड़े छोटे हो गए और दांत अधिक छोटे और व्यवस्थित हो गए। शारीरिक ढांचा, शरीर का ढांचा अधिक सुडौल और पतला हो गया, जिससे गतिशीलता और कार्य क्षमता में सुधार आया। अगला प्रश्न हमारा, चीन के दो प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो चीन के दो प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक कन्फ्यूशियस और लाओत्सो थे। तो कन्फ्यूशियस कौन थे, देखिए। कन्फ्यूशियस एक महान चीनी दार्शनिक थे, जिन्होंने नैतिकता, सत्य, अनुशासन और कर्तव्य को जीवन का आधार माना। ठीक, कन्फ्यूशियस ने क्या, मानवता, ह्यूमैनिटी और सदाचार पर बल दिया, और उनका उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना था। किनका? कन्फ्यूशियस का। लाओत्से कौन थे? तो लाओत्से ताओइज्म नामक दर्शन की स्थापना की। उन्होंने प्रकृति के नियमों के अनुरूप सरल, शांत और अहिंसक जीवन जीने का उपदेश दिए। वे मानते थे कि मनुष्य को कृत्रिमता छोड़कर सादगी और आत्म संयम अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ग्रह प्लेनेट, तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य या और किसी तारे के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो इनका अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, ये तारे के प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल। और दूसरा क्या, उपग्रह सैटेलाइट। तो उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह हो गया, और मानव उपग्रह जैसे हमारा आर्यभट्ट हो गया। और अगला प्रश्न देखिए, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? अब प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी, संक्षेप में लिखिए। एक कब होता था, हमारे वैदिक काल में। तो प्राचीन भारतीय व्यवस्था के अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था। प्रत्येक आश्रम की अवधि सामान्यतः 25 वर्ष निर्धारित की गई थी, मतलब कुल 100 वर्ष। आश्रम का नाम देखिए, ब्रह्मचर्य, तो जन्म से लेके 25 तक। तो शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के पास रहकर सादा जीवन और अनुशासन का पालन करना, ठीक है। और दूसरा हमारा आश्रम था गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष, ठीक। इसमें क्या होता था, विवाह करना होता था, संतान उत्पन्न करना, परिवार का पालन पोषण करना और सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना। और तीसरा आश्रम है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, तो 50 से 75 वर्ष के बीच में। तो इसमें क्या होता था, घर परिवार की मोह माया को धीरे धीरे त्यागना होता था, समाज सेवा करना और जंगल में रहकर तपस्या की तैयारी करना। आखिर में संन्यास क्या होता था, 75 से 100 वर्ष, तो संसार से पूर्ण विरक्ति और ईश्वर का ध्यान करना और मोक्ष प्राप्त करने हेतु तपस्या करना और भिक्षुक जैसा जीवन जीना। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे, कौन कौन से कारण देखिए। उत्तराधिकारियों की कमजोरी, ठीक है, तो उत्तराधिकारी कमजोर थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। तो अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जिससे शासन व्यवस्था कमजोर होने लगी। अशोक की शांतिवादी नीति, तो अशोक की अहिंसा और शांति की अतिवादी नीति के कारण सेना कमजोर हो गई और सैन्य अभ्यास में कमी आई। वित्तीय संकट, दो और विशाल सेना के रखरखाव तथा अधिकारियों को वेतन देने के कारण राजकोष पर भारी बोझ पड़ा। केंद्रीय नियंत्रण की कमजोरी, तो साम्राज्य की विशालता के कारण दूर दराज के प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो कौन कौन सी क्रियाएं हमारी पृथ्वी की आंतरिक, तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, इंटरनल एक्टिविटीज, वे बल या क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला आकस्मिक बल, सडन फोर्सेज। इसमें क्या क्या होते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक्स, पृथ्वी के अंदर अचानक कंपन आना। ज्वालामुखी, वोल्केनोज, तो मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आना। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, तो तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में चट्टानों का गिरना। और फिर आगे क्या है, पटल विरूपणी बल, मतलब
डायस्ट्रोफिक फोर्सेस मतलब मंदबल, जैसे पर्वत का निर्माण तो लाखों वर्षों की प्रक्रिया से बलन, फोल्डिंग और भ्रंशन फॉल्डिंग के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीप का निर्माण तो पृथ्वी के प्लेटों के धीमे धीमे गति से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संचालन से महाद्वीपों का निर्माण। पहले क्या होता था, पृथ्वी हमारे एक ही मतलब जमीन थी, ये 7 महाद्वीप नहीं थे, तो धीरे धीरे ये प्लेटें खिसकी तो 7 महाद्वीप बन गए। अगला प्रश्न देखिए, सड़क दुर्घटना होने के कारण क्या क्या होते हैं बताइए। तो सड़क दुर्घटना होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। देखो, तेज रफ्तार और लापरवाही, तो वाहनों को तेज गति से चलाना, ओवरटेकिंग करना गलत तरीके से और लापरवाही से ड्राइविंग करना। और दूसरा कारण क्या है, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, जैसे लाल बत्ती पार करना, ठीक है, और गलत साइड में गाड़ी चलाना, हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना। और तीसरा कारण है देखो हमारा शराब नशीले पदार्थों का सेवन, तो नशे की हालत में वाहन चलाना जिससे चालक का नियंत्रण और प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है। खराब सड़क अवस्था, तो सड़क पर गड्ढे, टूटी हुई सड़कें और खराब प्रकाश व्यवस्था और सड़कों पर अतिक्रमण। चालक की थकान, लंबी यात्रा के कारण नींद आना, थकान होना जिससे एकाग्रता भंग हो जाती है। तो ये कारण हो गया हमारे सड़क दुर्घटना के। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए। तो देखिए, ग्रामीण जीवन शैली क्या है हमारी। ग्रामीण जीवन शैली आधार, तो यहाँ का आधार मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित होता है, कहाँ का, ग्रामीण का। और सामाजिकता, तो गांव में लोग कैसे होते हैं, आपस में मेलजोल होते हैं, सहयोग और सामुदायिक भावना अधिक होती है। संरचना देखिए, तो मकान कच्चे होते हैं या साधारण होते हैं और जीवन सादगी भरा होता है। और जबकि नगरीय जीवन शैली देखिए, अर्बन लाइफ स्टाइल क्या होती है। आधार, यहाँ जीवन मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार, नौकरी और सेवा पर आधारित है। सामाजिकता, जीवन व्यस्त और व्यक्तिगत होता है, लोगों में औपचारिक संबंध अधिक होते, मतलब औपचारिक संबंध अधिक होते हैं। मतलब औपचारिक मतलब जैसे किसी काम है तो बोलना, नहीं काम है तो नहीं बोलना, अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो। संरचना, मकान पक्के बहुमंजिला होते हैं और जीवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त और तेज गति में चलने वाला होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं, ठीक है। तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। तो ये जलवायु देश के बड़े आकार, हिमालय की उपस्थिति और समुद्र से निकटता के कारण प्रभावित होती है। तो इसमें जलवायु की मुख्य विशेषताएं उच्च तापमान, मानसूनी पवनों से होने वाली मौसमी वर्षा है। अब देखिए, भारत में हमारी कितनी कुल 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतु हैं, पहली ग्रीष्म ऋतु, जो अप्रैल से जून तक का समय जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और दूसरी वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर तक जब भारी वर्षा होती है। और तीसरी हेमंत ऋतु, नवंबर में दिसंबर होती है, हल्की ठंड होती है और शीतकाल की शुरुआत होती है, मतलब ठंड की शुरुआत होने वाली होती है। और शीत ऋतु क्या है, दिसंबर से फरवरी तक का समय जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। पांचवी बसंत ऋतु, फरवरी से मार्च में मौसम बहुत सुहावना होता है और फूल खिलते हैं। और फिर छठी है शरद ऋतु, पतझड़, तो अक्टूबर और नवंबर में मौसम साफ और सुखद होता है, अक्टूबर से नवंबर में। तो ये क्या होता है, पतझड़ ऋतु होती है हमारी। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार में सहायक होते हैं, लिखिए। तो सिक्के और अभिलेख इतिहास लेखन में प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत के रूप में सहायक होते हैं। सिक्के देखिए, क्वाइंस, तो इसमें क्या होता था, ये राजा के नाम और उसकी उपाधियों और शासनकाल की जानकारी देते हैं। सिक्कों पर बने चित्र राजा की धार्मिक आस्था, जैसे शिव या विष्णु भगवान जी की आकृति और कला प्रयोग को दर्शाते हैं। और धातुओं की शुद्धता देखिए, तो सोना चांदी आर्थिक स्थिति की जानकारी देती हैं और व्यापार क्षेत्र का पता लगाने में मदद करती हैं, ठीक। ये सिक्कों हो गए। अब अभिलेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन, तो ये शिलाओं, स्तंभों, धातु पर खुदे हुए होते हैं, इसलिए नष्ट नहीं होते हैं। ये घटनाओं की तिथि, समय और स्थान की क्या करते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। ये तत्कालीन भाषा, लिपि, धर्म, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के औजारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल के औजारों में अंतर, एक आकार एवं रूप। पुरापाषाण काल में क्या होता था, औजार बड़े, बेरल और अपरिष्कृत होते थे। अब ठीक है, नवपाषाण काल में कैसे होते थे हथियार, छोटे, सुडौल और अधिक नुकीले होते थे। इनकी प्रकृति देखिए सतह की औजारों की। तो पुरापाषाण काल में औजारों को पॉलिश नहीं किया जाता था, ये खुदरे होते थे। और नवपाषाण काल में औजारों को घिसकर पॉलिश किया जाता था, ठीक है, ताकि वे चिकने और तेज हों। मुख्य औजार कौन कौन से थे पुरापाषाण काल में, हस्त कुल्हाड़ी हो गया, हैंड एक्स, बिदाणी हो गया और सल्क मतलब फ्लैक्स हो गए। और नवपाषाण काल में क्या होता था, कुल्हाड़ी, लेकिन बहुत अच्छी वाली कुल्हाड़ी, और हंसिया हो गया, मूसल हो गया और पीसने के लिए ओखली आदि। उपयोग देखिए, पुरापाषाण काल में किस लिए करते थे, शिकार करने के लिए और खोदने और मांस काटने के लिए, ठीक। नवपाषाण काल में जब खेती स्टार्ट हो गई ना, तो खेती करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करने लगे, खेत जोतना, लकड़ी काटने के लिए और अनाज पीसने के लिए। अगला प्रश्न हमारा,
गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? तो गीजा का पिरामिड मिस्र संसार के आश्चर्यजनक स्मारक में इसलिए गिना जाता है क्योंकि विशालता एवं निर्माण तकनीक की। तो गीजा का पिरामिड जो था 4500 साल पहले निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। इसे बनाने में 23 लाख से अधिक विशाल चूना पत्थरों के ब्लॉक का उपयोग किया गया, जिनमें कुछ का वजन 80 टन तक था। तो गीजा का पिरामिड किसने बनाया सबसे ऊंचा वाला? एक था कौन? खूफू। खूफू नाम का वहां का सम्राट था मिस्र का, उसी ने बनवाया था। सटीक ज्यामिति। तो गीजा के पिरामिड कैसे हैं निर्मित होना, इनके कैसे हैं देखो, इनकी सटीकता से निर्मित होना और आधुनिक इंजीनियरिंग उपकरण भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं कि आज तो कोई नहीं बना पाएगा वैसे पिरामिड। तो इसकी भुजाएं ठीक ठीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशाओं को इंगित करती हैं। समय। इसे उन प्राचीन समय में बनाया गया था जब आधुनिक क्रेन या परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो जिससे एक अविश्वसनीय मानव उपलब्धि माना जाता है। मतलब लोग सोचते हैं इतने अच्छे पिरामिड इतने ऊंचे कैसे बना लिए बिना क्रेन वगैरह के, और इतने भारी भारी पत्थर कैसे उठाए होंगे। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर जो अलेक्जेंडर कहते हैं जैसे, तो 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर और उसके प्रभाव निम्नलिखित हुए। आक्रमण किया था कब? 326 ईसा पूर्व। मार्ग की खोज। तो सिकंदर के अभियान से भारत और यूनान के बीच जल और थल दोनों मार्गों की जानकारी मिली, जिससे बाद में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। गांधार कला का विकास। तो भारतीय और यूनानी मतलब हेलेनिस्टिक कला शैलियों के मिश्रण से एक नई कला शैली गांधार कला का विकास हुआ। ठीक है। राजनीतिक विराव। इससे आक्रमण छोटे और विवादित भारतीय राज्यों की कमजोरी को उजागर किया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न देखिए, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये किनसे संबंधित है? तो देखिए, त्रिरत्न मतलब थ्री ज्वेल्स, ट्रिपल जेम क्या है? बौद्ध रत्न में त्रिरत्नों को तीन मुख्य आदर्श या आश्रय माना गया है। इनके अपना कर क्या करता है व्यक्ति? धर्म का अनुसरण करता है। तो पहला तीन रत्न में पहला रत्न कौन था? बुद्ध, जगत के मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था। और दूसरा है धम्म या धर्म, ये इसमें बुद्ध जी की शिक्षाएं और सत्य का मार्ग। संघ, तो बुद्ध के अनुयायियों का समूह जो धर्म के पालन के मार्गदर्शक है। और अष्टांगिक मार्ग देखो क्या है? एट फोल्ड पैथ। अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग है जिसे अपनाकर व्यक्ति दुख का निवारण से मुक्ति पाता है। इसमें 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प मतलब सही विचार, सम्यक वाणी मतलब सही वचन, सम्यक कर्मांत मतलब सही कर्म। ठीक है। सम्यक आजीविका मतलब सही आजीविका मतलब जीवन जीना, सम्यक प्रयास मतलब सही प्रयत्न, सम्यक स्मृति मतलब सही स्मरण, सम्यक समाधि मतलब सही ध्यान। तो त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न व्यक्ति को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने का आधार देते हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अनुयायी को दुख से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। तो मानचित्र मैप, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग पैमाने स्केल के अनुसार चपटी सतह पर बनाया गया चित्र, आरेखन या ड्राइंग है। ये पृथ्वी की वास्तविक विशेषताओं को प्रतीकों और रंगों के माध्यम से दर्शाता है। मानचित्र के 2 उपयोग देखिए, मार्गदर्शन और नेविगेशन। ये यात्रियों, चालकों और नाविकों को सही रास्ता खोजने या किसी दूरी या किसी स्थान की दूरी जानने और अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करता है। भौगोलिक जानकारी, तो मानचित्र किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियां, पठार या मानव निर्मित विशेषताओं जैसे शहर, सड़कें, राजनीतिक सीमाएं आदि को समझने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या जिला कलेक्टर, जिसे जिला कलेक्टर कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो जिले के प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका देखिए। कानून और व्यवस्था, तो जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण रखना और न्यायिक कार्यों मजिस्ट्रेट का निर्वहन करना। राजस्व संग्रह, तो भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू का संग्रह करना और भू अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स का रखरखाव सुनिश्चित करना। विकास कार्य, तो सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना और जिले के विकास कार्यों का समन्वय करना। आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा या अन्य आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करना। ये सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम होते हैं। आगे सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है यातायात नियमों का पालन, तो हमेशा यातायात के संकेतों, लाल बत्ती, स्टॉप साइन और नियमों का सख्ती से पालन करें। अपना है गति सीमा का ध्यान, तो निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन ना चलाएं, विशेषकर मोड़ या घने इलाकों में। नशे से बचें,
तो शराब या किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन करके वाहन ना चलाएं। सुरक्षा उपकरण, तो वाहन चलाते समय चालक और यात्री सीट बेल्ट का उपयोग करें और दोपहिया वाहन वाले चालक और सवारी होती है हेलमेट पहने। ध्यान केंद्रित रखें, तो वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें और अपनी पूरी एकाग्रता सड़क पर बनाए रखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लिए सीमित साधनों के कुशल उपयोग और आवंटन का अध्ययन करता है। तो यह उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का महत्व देखिए, तो संसाधनों का कुशल उपयोग, अर्थशास्त्र बताता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग इस प्रकार कैसे किया जाए कि अधिकतम संतुष्टि या लाभ प्राप्त हो। नीति निर्माण, तो यह सरकार को आर्थिक नीतियों जैसे बजट, कर नीति, रोजगार योजना बनाने में मदद करता है। समस्या समाधान, तो यह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे आर्थिक समस्याओं के कारण पता लगाने और उनके समाधान के लिए सुझाव देने में सहायक है। कौन, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पृथ्वी और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो 21 जून को सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति मतलब समर सॉल्स्टिस कहते हैं, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ये रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और अगला प्रश्न, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे शीत क्रांति या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अब आज 2019 पर देखिए, मेगनीज द्वारा भारत के यात्रा के दौरान किए गए वर्णनों को बिंदुवार लिखिए। तो यूनानी राजदूत मेगनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सामाजिक वर्गीकरण, तो मेगनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों, वर्गों, दार्शनिक, किसान, शिकारी, चरवाहा, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद या परामर्शदाता में विभक्त बताया। दासों का अभाव, उसने लिखा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी और सभी भारतीय स्वतंत्र थे। कानून और नैतिकता, उसने भारतीय लोगों को सत्यवादी और ईमानदार बताया। कानून सरलता, चोरी की घटनाएं कम होती थी। ठीक है, पाटलिपुत्र, तो मेगनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान पटना को एक विशाल और सुंदर नगर बताया, जो चारों ओर से गहरी खाई और लकड़ी के दीवार से घिरा था। सामाजिक प्रशासन, तो उसने नगरों के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का उल्लेख किया, जो 5-5 सदस्यों की 6 उप समितियों में बटी थी। अगला प्रश्न ये क्या हमारा, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं देखिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, 4 आर्यसत्य, 4 नोबल ट्रूथ, दुख, संसार दुखमय है, और दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है। तीसरा है दुख निरोध, दुख का अंत, तो तृष्णा पर विजय पाकर दुख को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के अंत का मार्ग, तो दुख का अंत अष्टांगिक मार्ग के पालन से संभव है। और मध्यम मार्ग क्या होता है दूसरा, तो बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को ना तो अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और ना ही कठोर तप में, इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या है, 8 फोल्ड पाथ, दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही वचन, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही जीवन, सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सही स्मरण, और सम्यक समाधि, सही ध्यान। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तो अहिंसा और करुणा, तो बुद्ध ने जीव मात्र पर दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। सत्य और संयम, सत्य बोलना और इंद्रियों पर संयम रखना आवश्यक है। समता का सिद्धांत, उन्होंने जाति भेदभाव को अस्वीकार किया और सबको समान माना। निर्वाण का मार्ग, तृष्णा, मोह और द्वेष का अंत ही निर्वाण है। संसार से विरक्ति, भोगों से दूर रहकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। ध्यान और आत्मानुशासन, मानसिक शांति और ज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारी पृथ्वी कुल 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं आकार के घटने क्रम में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हमारा, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए, तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हिमालय,
विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम बलिज पर्वत श्रृंखला है। ये प्राकृतिक दीवार और नदियों का स्रोत है। उत्तरी विशाल मैदान, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान, ये भारत के अन्न का भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पुराना और स्थिर भूभाग यही है। ये खनिजों का भंडार है, ठीक है, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जैसे दक्कन का पठार। चौथा, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में स्थित संकरे मैदान, ये मछली पकड़ने और बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय मरुस्थल थार, राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित रेतीला मैदान, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। द्वीप समूह, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में कौन सा हिस्सा हमारा लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है समन्वय और पर्यवेक्षण। तो जिला पंचायत जिले की सभी ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों मतलब ब्लॉक पंचायत के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और उन पर पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन रखती है। और विकास योजनाएं, तो जिला पंचायत जिला स्तर के लिए विकास योजनाओं और वार्षिक बजट को तैयार करती है। सार्वजनिक सुविधाएं, तो जिला पंचायत जिले में सड़कों, पुलों, जलमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करती है। स्कूल और अस्पताल, तो जिला पंचायत मतलब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं मतलब डिस्पेंसरी को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। स्वच्छता, तो नगर निगम शहर की सफाई, कूड़ा करकट का वैज्ञानिक प्रबंधन और अपशिष्ट जल निकास सीवेज प्रणाली की व्यवस्था करता है, ठीक है। जन स्वास्थ्य, तो नगर निगम जो पीने के स्वच्छ जल की आपूर्ति करना और जन मृत्यु का पंजीकरण करना और महामारी नियंत्रण करना आदि काम करता है। आधारभूत संरचना, तो नगर निगम शहर की सड़कों का निर्माण, रखरखाव और सड़कों पर प्रकाश मतलब स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करता है। शिक्षा और मनोरंजन, तो प्राथमिक विद्यालय चलाता है नगर निगम, शहर के अंदर होते हैं जो वो वाले, ठीक है। और पार्क, उद्यान और पुस्तकालयों का निर्माण और रखरखाव करता है नगर निगम। अग्निशमन सेवा, तो नगर निगम आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा का प्रबंधन करता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, दिन और रात होने के कारण बताइए। तो दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या घूर्णन है। घूर्णन देखो क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, और एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का पूरे करती है। तो प्रकाश और अंधकार, जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के सामने वाला भाग प्रकाशित रहता है, तो वहां पर दिन होता है अंधेरा। जबकि सूर्य से दूसरे वाला भाग मतलब सूर्य के अपोजिट भाग रहता है तो पृथ्वी का वहां अंधेरा रहता है और वहां रात होती है। सतत प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया लगातार चलती है जिससे हर 24 घंटे में पृथ्वी के हर हिस्से पर दिन और रात बारी बारी होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विश्व को प्रमुख देन निम्नलिखित हैं। सुनियोजित नगर प्रणाली, तो विश्व को योजनाबद्ध शहरीकरण मतलब प्लान्ड अर्बनाइजेशन का पहला उदाहरण दिया किसने, सिंधु सभ्यता ने। इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर। और उत्कृष्ट जल निकास व्यवस्था, तो सिंधु सभ्यता में क्या थी, विश्व की सबसे उत्कृष्ट और आधुनिक माने जाने वाली बंद जल निकासी ड्रेनेज प्रणाली प्रदान की। कपास की खेती, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में कपास कॉटन को उगाने और उसका उपयोग करने वाले पहले लोग थे। यूनानियों ने इसे कहा सिंधन कहा था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यापार प्रधान और शांतिप्रिय सभ्यता थी जिसके अवशेषों में युद्ध के साक्ष्य कम मिलते हैं जो शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु क्या है संक्षेप में बताइए। तो धूमकेतु कॉमेट सौर मंडल में एक बर्फीला छोटा खगोलीय पिंड है जिसे अक्सर पुच्छल तारा भी कहा जाता है। संरचना, तो धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थों से बना होता है। परिक्रमा, तो ये सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। पूंछ का निर्माण, जब धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है तो सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फ और गैस बाष्पीकृत होकर एक लंबी चमकीली पूंछ टेल का निर्माण करती हैं जो हमेशा सूर्य से दूर की ओर निर्देशित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए, ठीक। तो पुरापाषाण कालीन चित्रकला पैलियोलिथिक आर्ट, तो मुख्य रूप से उस समय के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति थी जो निम्न प्रकार थी। स्थान, तो प्रापाषाण काल में क्या चित्रकलाएं मुख्य रूप से गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई जाती हैं, जैसे भारत में भीमबेटका है वहां पर ये बनी हुई है। विषय वस्तु,
तो प्रपाषण काल में चित्रों का मुख्य रूप से शिकार था। इसमें जानवरों जैसे जंगली भैंसा, हाथी, गैंडा, हिरण के चित्र प्रमुखता से मिलते हैं। शैली और रंग, तो चित्रकलाएं सरल और रेखात्मक और गतिशील होती थी। रंगों के रूप में खनिज पदार्थों जैसे गेरू, कोयला आदि का उपयोग किया जाता था। उद्देश्य, माना जाता है कि ये चित्रकलाएं मतलब प्रपाषाणकालीन चित्रकलाएं जो हैं शिकार की सफलता के लिए जादू टोना करने या अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को दर्ज करने के उद्देश्य से बनाई गई होंगी। अब आए 2023 पर देखिए, पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट कहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है वनस्पति और हरियाली। तो पृथ्वी की सतह पर एक बड़ा हिस्सा वन, घास के मैदानों और फसलों जैसी वनस्पतियों से ढका हुआ है, जो इसे अंतरिक्ष से देखने पर दिखाई देता है। जीवन और जल, तो पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। यह जल द्रव के रूप में और ऑक्सीजन की उपलब्धता है, जो जीवन और हरियाली की आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अयोग्य अधिकारी, तो सम्राट अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। केंद्रीय नियंत्रण की कमजोरी, तो साम्राज्य की विशालता के कारण दूरस्थ प्रांतों पर केंद्रीय शासन का नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे वे स्वतंत्र होने लगे। वित्तीय संकट, तो विशाल सेना के रखरखाव, युद्धों और अधिकारियों को वेतन देने के कारण राजकोष पर भारी बोझ पड़ा और आर्थिक संकट गहरा गया। प्रांतीय विद्रोह, तो दूर के प्रांतों जैसे तक्षशिला में अत्याचारी गवर्नरों के कारण बार बार विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य की एकता भंग हो गई। तो ये थे हमारे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम से तात्पर्य किसी देश के व्यक्तियों और परिवारों द्वारा वास्तव में एक वर्ष की अवधि में सभी स्रोतों जैसे वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, पेंशन आदि से प्राप्त कुल मौद्रिक आय से है। यह वह आय है जो लोगों को वास्तव में खर्च करने या बचत करने के लिए उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न देखिए, जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। कानून और व्यवस्था, तो जिलाधिकारी जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और पुलिस और जेल प्रशासन पर नियंत्रण रखना आदि काम करता है। राजस्व संग्रह, तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू एकत्र करना और भूमि से जुड़े अभिलेखों रिकॉर्ड्स को अद्यतन अपडेट रखना, ये जिलाधिकारी के अंतर्गत साथ में होता है सब चीज, ठीक है। तो विकास एवं योजनाएं, तो सरकारी योजनाओं को जिले में लागू करना और सभी विकास कार्यों का समन्वय करना, ये जिलाधिकारी करता है। आपदा प्रबंधन, जिले में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या के दौरान राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व कौन करता है? हमारा जिलाधिकारी। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 4 आर्य सत्य, दुख, संसार दुख में है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है, दुख निरोध, तो तृष्णा पर विजय पाकर दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुखों को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा कौन सा हुआ? दुख। ये याद करना बहुत सरल है, ठीक है, देखिए। पहला हुआ दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ क्या है? दुख के निवारण के लिए 8 सही मार्ग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, ये हमारे क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत देखिए, मनुष्य अपने कर्मों का अनुसार फल पाता है। अहिंसा और मध्यम मार्ग, तो सभी जीवों को प्रति अहिंसा का भाव रखना और जीवन में अति भोग और अति त्याग से बचकर बीच का रास्ता अपनाना, तो ये हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत हो गए। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा इक्वेटर के समानांतर होती हैं और उत्तर तथा दक्षिण दिशा में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री माना जाता है। इसके उत्तर में 90 डिग्री तक और दक्षिण में 90 डिग्री साउथ तक कुल 180 अक्षांश रेखाएं और एक भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल 180 क्या है? अक्षांश रेखाएं, सॉरी 181। तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? टोटल 181। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। तो इन रेखाओं का प्रयोग जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण में किया जाता है। अब देखिए, देशांतर रेखा क्या है? लॉन्गिट्यूड्स।
तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं और पूर्व पश्चिम दिशा में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं। ग्रीनविच लंदन से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्यांतर रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन या मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इस रेखा के पूर्व में 180 पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक कुल 360 रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। ठीक, इनका उपयोग मुख्य रूप से समय निर्धारण, टाइम कैलकुलेशन और स्थानों के पूर्व पश्चिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश की क्या कहते हैं, अभी बता रहा हूँ। हाँ, हमारे देश की मानक रेखा कौन सी है? तो हमारे देश की मानक रेखा है, अभी बता रहा हूँ, 5:30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, ये हमारे देश की मानक समय रेखा है। ठीक, मतलब लंदन में अगर हमारे 0 बज रहे होंगे मतलब 12, तो 12 में 5 जोड़ दो। ठीक है, 5 जोड़ दो 5:30, यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब लंदन में रात के 12 बज रहे होंगे 0, तो हमारे देश में 5:30 बज रहे होंगे सुबह के। तो वहाँ से 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चलता है लंदन से हमारे देश का। तो लंदन का 0 होगा और हमारे देश का 5:30। और देखिए आगे अगला प्रश्न क्या है, जैव मंडल को समझाइए। जैव मंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। तो यह स्थल मंडल, तो जैव मंडल होता है, इसमें क्या क्या से मिलकर बनता है? देखो, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल एटमोस्फीयर के मिलने से बनता है। तो इन तीनों जगह जीव रहते हैं। जैव मंडल में ही सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति मनुष्य सहित एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व संतुलित अवस्था में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जलवायु और वर्षा की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित 5 मुख्य प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी घाट वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे महोगनी और रबड़। और दूसरा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन। सर्वाधिक विस्तृत वन एक शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे साल, सागौन और शीशम। कटीले वन तथा झाड़ियां कम वर्षा वाले 70 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान, पत्तियां छोटी नुकीली होती हैं, जैसे बबूल और खजूर। पर्वतीय वन, तो पर्वतों पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के कारण वनस्पति में बदलाव आता है, जैसे देवदार और चीड़। मैंग्रोव वन, ज्वारी वन, तो डेल्टा क्षेत्रों में समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। कौन से मैंग्रोव वन? तो इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जैसे सुंदरी वृक्ष। और अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा, नगर निगम की संरचना एवं कार्यों को वर्णन कीजिए। तो नगर निगम की संरचना, तो नगर निगम का गठन क्या होता है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में किया जाता है। इसमें निर्वाचित सदस्य पार्षद होते हैं, जिनका मुखिया महापौर मतलब मेयर कहलाता है। वास्तविक प्रशासनिक अधिकारी एक नगर आयुक्त मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है। नगर निगम के कार्य, जन स्वास्थ्य, तो शहर की सफाई, कूड़ा प्रबंधन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कौन करता है? नगर निगम। आधारभूत सुविधाएं, तो सड़क का निर्माण, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी व्यवस्था कौन करता है? नगर निगम। सार्वजनिक सेवाएं, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, पार्क और जन्म मृत्यु पंजीकरण कौन करता है? नगर निगम। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। तो हिमालय को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों के नाम इस प्रकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। बृहद या महान हिमालय से कहते हैं हिमाद्री, सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रृंखला। फिर है मध्य या लघु हिमालय, हिमाचल, पर्यटन स्थलों के प्रसिद्ध जैसे शिमला। फिर है वाह्य हिमालय या शिवालिक, सबसे बाहरी और सबसे नई श्रृंखला। और हिमालय से होने वाले लाभ देखिए, जलवायु नियंत्रक, तो हिमालय ठंडी साइबेरियाई हवाओं को रोककर भारत को अत्यधिक शीत से बचाता है और मानसून की वर्षा करता है। नदियों का उद्गम, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी सदाबहानी मतलब पेरेनियल नदियों का स्रोत है हिमालय। प्राकृतिक सुरक्षा, तो हिमालय उत्तर की ओर से देश की प्राकृतिक दीवार के रूप में रक्षा करता है। संसाधन, तो वनस्पति, जड़ी बूटियों और पर्यटन का मुख्य स्रोत क्या है? हिमालय। आइए देखिए 2024 पर सप्त सैंधव नदियों के नाम लिखिए। तो सब सैंधव 7 नदियों का नाम उल्लेख ऋग्वेद में है। ये नदियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बने क्षेत्र की हैं। तो देखिए सब सिंधु, पहले हो गई सिंधु नदी, फिर बेतस्ता हो गई जो अब झेलम है, फिर अस्करी नदी हो गई जो अब चिनाब है,
फिर परसुई नदी हो गई जो अब रावी बन गई है, फिर बिपाशा हो गई जिसका नाम अब ब्यास हो गया है, फिर शतद्रु हो गई इसका नाम सतलुज हो गया है, फिर सरस्वती सरस्वती नदी हो गई जो अब लुप्त मानी जाती है। ठीक, घग्गर या हाकर इसे कहते थे। अगला प्रश्न हमारा, सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? तो देखिए सौर मंडल सौर परिवार, देखो सूर्य और 8 ग्रह, 8 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इन ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स और उल्कापिंड मीटोरॉइड्स आदि मिलकर पूरा सौर मंडल या सौर परिवार बनाते हैं। तो सूर्य जो कि सौर मंडल का केंद्र है, यह एक तारा है जो अपने प्रकाश और ऊष्मा से सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? आपस में बने हुए हैं और सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये हो गया हमारा सौर मंडल। अगला प्रश्न, चारों वेदों को नाम लिखिए तथा ऋग्वेद को संक्षेप में समझाइए, सभी परिचय दीजिए। तो चारों वेदों को नाम, तो फिर ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हो गए हमारे 4 वेद। अब देखिए ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय है। तो ऋग्वेद ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति में प्रार्थना और मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में 10 मंडल मतलब भाग और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद वैदिक सभ्यता और आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने का क्या कारण थे? तो नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से? पानी की उपलब्धता, तो पीने, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होता था। उपजाऊ मिट्टी, तो नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती थी जिससे कृषि करना और अन्न उगाना आसान था। जल परिवहन, तो नदियां जल मार्गों का काम करती थी जिससे यातायात, व्यापार और माल ढुलाई सरल हो जाती थी। पशुपालन, तो पानी और घास की उपलब्धता के कारण पशुपालन करना भी सुगम था। तो नदियों किनारे सभ्यताएं इसलिए विकसित होती थी। और दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, यातायात के 2 नियम बताइए। तो यातायात सड़क के 2 महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। पहला है दिशा का पालन, तो वाहन को हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलाना चाहिए और ओवरटेकिंग केवल दाईं ओर से ही करनी चाहिए। ठीक, ये भारत में लागू होता है, बाकी अलग देशों में अलग नियम होते होंगे। यातायात संकेतों का पालन, ट्रैफिक लाइट जैसे लाल, पीली, हरी बत्ती और सड़क चिन्हों जैसे स्टॉप साइन, गति सीमा आदि का सख्ती से पालन करना चाहिए। या सुरक्षा उपकरण हो गए जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट, इनका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत देश के कुछ 5 पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राजधानी को नाम लिखिए। तो देखिए चीन, चीन की राजधानी क्या होगी? हमारी बीजिंग। ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। बांग्लादेश, बांग्लादेश की है ढाका। श्रीलंका जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। पहले क्या होती थी? पहले कोलंबो थी, लेकिन अब है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। भूटान की कौन सी है? थिम्पू। तो ये हो गई हमारी 5 देश और 5 राजधानियां। बाकी म्यांमार की नेपीडा है, ठीक, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक, और मालदीव की क्या है? मालदीव की माले है। मानचित्र की 2 उपयोगिताएं बताइए। तो मानचित्र मैप्स की 2 मुख्य उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी देखिए उपयोगिताएं मानचित्र? तो स्थान और दूरी की जानकारी, तो मानचित्र किसी क्षेत्र की सही भौगोलिक स्थिति, अक्षांश, देशांतर और स्थानों के बीच वास्तविक दूरी और दिशाओं को जानने में सहायक होता है। भौगोलिक तथ्यों का प्रदर्शन, तो एक किसी बड़े क्षेत्र के भौतिक, राजनीतिक या विषयगत तथ्यों जैसे पहाड़, नदियां, जनसंख्या, वितरण, वर्षा को एक छोटी जगह पर प्रतीकों और रंगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे होगी मानचित्र की 2 उपयोगिताएं। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। पहला सुनियोजित नगर योजना, तो नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता थी? सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर, गढ़ी, दुर्ग और निचले भाग निचले नगर में बटे होते थे। और उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, तो हर घर में क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में ढकी हुई नालियां होती थी जो मुख्य सड़क की नाली से जुड़ी होती थी। ये विश्व की सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी। और फिर भवन निर्माण, तो घर पक्की ईंटों से बने होते थे और उनमें निजी कुएं तथा स्नानागार होते थे। आर्थिक जीवन, तो कृषि, कपास का उत्पादन और उन्नत आंतरिक तथा विदेशी व्यापार इनका मुख्य आधार था। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखा है लैटिट्यूड, देखिए तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा इक्वेटर के समांतर होती हैं। ठीक है। और उत्तर तथा दक्षिण दिशा में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री माना जाता है। इसके उत्तर में 90 डिग्री उत्तर तक और दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण तक कुल 180 अक्षांश रेखाएं और एक भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं।
प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन सी देखो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इन रेखाओं का प्रयोग क्यों होता है, देखिए जलवायु को निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं का। अब देशांतर रेखा देखिए लॉन्गिट्यूड, तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं और पूर्व पश्चिम दिशा में दूरी को डिग्री में दर्शाती हैं। द्विनिमित लंदन से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन या मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इस रेखा के पूर्व में 180 पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 180 पश्चिमी देशांतर तक कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से समय निर्धारण, टाइम कैलकुलेशन और स्थानों के पूर्व पश्चिम स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए आज का आखिरी प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ठीक, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।